नमस्कार, मैं अजीत सिंह। आज काशी वार्ता में पॉलिटिकल चर्चा के लिए हमारे साथ हैं गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार सिंह उर्फ बीनू सिंह जी। बीनू सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अजीत जी। आज हम लोग उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। सारी पार्टियां 2022 की तैयारी में जुटी हुई हैं। भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सहित अन्य छोटे छोटे दल अपने चुनाव की सियासी पिच पर बिसात बिछा दिए हैं। कुछ ही दिनों में गाजीपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश और अन्य 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। अभी पिछले दिनों मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लखनऊ में मीटिंग की, जिसमें कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसपी थे। प्रत्येक जिलों के डीएम और एसपी से चुनाव की तैयारियों के संबंध में वार्ता हुई। यानी चुनाव आयोग इस तरह से कहिए पूरी तैयारी के मोड में है। कभी भी किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि 9 जनवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। अब हम लोग उत्तर प्रदेश की जो विभिन्न पार्टियां हैं, उनकी क्या चुनाव की रणनीति है, इस पर बात करेंगे। जहां तक संभावना जताई जा रही है कि सभी दल मकर संक्रांति के बाद अपने अपने दलों के नेताओं को प्रत्याशी बनाएंगे, यानी लिस्ट जारी करेंगे प्रत्याशियों की। हम लोग गाजीपुर में बैठे हैं। यह गाजीपुर पौराणिक धरती है, राजा गांध की धरती है। यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री अफीम फैक्ट्री है, जो कई देशों में अपने प्रोडक्ट की आपूर्ति करती है। रोजगार की बात करें तो गाजीपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम लोग यह कहें कि यहाँ पे रोजगार के साधन हैं। कांग्रेस की सरकारों में यहाँ पर कताई मिल नंदगंज में स्थापित हुई और कासमाबाद के बड़ौरा यानी जहुराबाद विधानसभा में पूर्वांचल सहकारी कताई मिल की स्थापना हुई। उस समय करीब 1,500 मजदूर काम करते थे और हजारों परिवार उस मिल से जुड़ा था, लेकिन कुप्रबंधन के कारण वो मिल बंद है। ये नंदगंज चीनी मिल को चालू कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने प्रयास किए। यहाँ तक कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इस पे बात किए। जहाँ तक पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा एलजी जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो उन्होंने विकास के क्षेत्र में बड़ा काम किया। अभी पिछले दिनों यानी पिछले वर्ष 2021 में दिसंबर महीने में वो यहाँ आए थे और उन्होंने बहुत कुछ बातें की, बहुत सारी चर्चाएं हुई, हजारों लोग उनसे मिले। हम गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार बीनू सिंह जी से बात करना चाहेंगे कि गाजीपुर की क्या सियासी तस्वीर है। अजीत जी, देखिए, गाजीपुर एक तो कृषि प्रधान जिला है और सैनिकों का गांव है। वीरों की धरती कही जाती है। पवन पानी गंगा मैया बीच से गुजरती हैं। उपजाऊ कृषि क्षेत्र आधारित पूरी लोकसभा और विधानसभाएं हैं 7। ऐसे में सियासी तस्वीर जो शुरू से परंपरा दिखा रही है कि जाति, धर्म और संप्रदाय यहाँ पे हमेशा हावी रहता है। यहाँ पे विकासवादी सोच की लोगों में कमी है। कारण क्या है कि अगर विकासवादी सोच रहती तो आज आजादी के इतने सालों के बाद अमृत महोत्सव ये सरकार बना रही है। 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई और नरेंद्र मोदी पूर्वांचल बनारस में आए तो आपको जाकर 4 लेन मिली, जो उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। क्रेडिट लेने के लिए तमाम सियासी दल विकास की बातें करते हैं, योजनाओं को अपना बताते हैं, लेकिन जब राजनीति की बात आती है, टिकट बंटवारे की बात आती है, तो हर दल जातिगत समीकरण में उलझकर रह जाता है।
इस बार भी वही होने जा रहा है। कारण क्या है कि जनता नहीं चेत रही है। जनता जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, उत्तराधिकारवाद की नियति में फंसा हुआ है। उत्तराधिकारवाद हम परिवारवाद भी मानते हैं, जातिवाद भी मानते हैं, धर्म संप्रदायवाद भी मानते हैं, क्षेत्रवाद भी मानते हैं। उत्तराधिकारवाद की बहुत बड़ी परिभाषा है। तो उत्तराधिकारवाद से ग्रसित जो जनता है ना, वो खुद इसको चेतना पड़ेगा, थोड़ा-सा सोच को परिपक्व करना पड़ेगा, तभी यहाँ विकासवादी राजनीति होगी, नहीं तो जातिगत आधार पर आप किसी को हराने, किसी को जिताने के लिए ही वोट करेंगे। बिनू जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 15 दिनों के भीतर गाजीपुर की सियासत बदल जाएगी। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बेघर हो जाएंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनका जिनका भविष्य चमक जाएगा। यानी टिकट की बात कर रहे हैं। इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा टिकट को लेकर है। जो प्रमुख चेहरे हैं, जो सबसे बड़े चेहरे हैं, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह, सिबतुल्ला अंसारी, अलका राय, संगीता बलवंत, जमनिया में सुनीता जी और जहुराबाद में सादा फातिमा, पूर्व सांसद राधे मोहन, ऐसे जो चेहरे हैं जो गाजीपुर की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इनके भविष्य के बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपको जो चेहरे अपने जनपद के हिसाब से बड़े लगते हैं, वो जनता में कितने बड़े हैं, इसका आकलन शीर्ष नेतृत्व उनके दल के लोग करेंगे और वो जहां खरे पाए जाएंगे उनको टिकट मिलेगा। एक-एक दल से 40-40 लोग उम्मीदवार जो है एक-एक विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं और ये तो अब दलों को तय करना है कि किस प्राथमिकता के आधार पर, क्या उनकी जो है क्रेडिटेबिलिटी को देखकर, क्या उनके महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी उनके टिकट देने में। अब तो वो दलों का जो एक एजेंडा होता है उसमें कौन सेट होता है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि देखिए, 5 तारीख को मतदाता पुनरीक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन तिथि बताई जा रही है। उसके बाद किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसा चर्चाओं में है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 या 10 तारीख को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैली है। उस रैली के बाद संभवतः लगा दिया जाएगा, हो सकता है उसके पहले भी लगा दिया जाए। तो अब बात दिनों की नहीं है, कुछ घंटों की है, अधिसूचना जारी हो जाएगी और मुझे लगता है कि मकर संक्रांति बीतते बीतते सारे दलों की स्थिति विधानसभावार स्पष्ट हो जाएगी। आज एक बयान जारी किया है जमनिया की विधायक भाजपा की सुनीता सिंह जी ने। उन्होंने ये कहा है कि जो 12 में पीपा पुल का निर्माण कराया जा रहा है, कुछ लोग यानी कि पूर्व मंत्री का नाम आ रहा है ओम प्रकाश सिंह का, कि वो रोकने के लिए गए थे। जैसा कि वहाँ के कर्मचारियों ने, पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने बयान दिया है। फिर वहाँ सुनीता सिंह पहुँचती हैं और ललकारती भी हैं कि 40 साल तक जिसने जमनिया को बर्बाद करने का काम किया, बदहाल करने का काम किया, जो सपना 12 के लोगों ने देखा था कि 12 और भांवर कोल जुड़े, इसीलिए वहाँ पीपा का पुल का निर्माण हुआ और किसी की हिम्मत नहीं है जो उसके निर्माण को रोके। इसको आप जमनिया की सियासत को, ओम प्रकाश और सुनीता की सियासत को किस ढंग से देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं? नहीं, देखिए, दोनों लोग जो है आपस में राजनीतिक घुर विरोधी हैं। सुनीता सिंह पिछले 2017 विधानसभा में विनिंग कैंडिडेट रही हैं। ओम प्रकाश सिंह तीसरे नंबर पर थे और ऐसे में अगर ये जो 12 पुल की आप बात बता रहे हैं, पीपा पुल का, तो ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है। और अगर इस तरह की बात है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति विकास में बाधक बनना चाहेगा जनता के समक्ष, वो भी इलेक्शन से पहले। और जरूर कुछ उसमें बात होगी, क्योंकि मैं पूरी बात नहीं जानता। लेकिन आप ही सोचिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि विकास में चुनाव से पहले बाधक क्यों बनेगा। तो अब उसमें क्या है उसको जरा समझना पड़ेगा। लेकिन क्षेत्र की जनता के सामने इस वक्त विकास को लेकर जनप्रतिनिधि, नेता, हर नेता जो है वो आक्रामक मूड में है सबको, क्योंकि अभी चुनाव फेस करना है और
अगर आपको याद हो तो हम लोग पिछले बार जो चुनाव विधानसभा का हुआ था उसके अंतिम चरण में गाजीपुर में जो मतदान हुआ था, तो वो तिथि भी अब 2-3 महीने की बात है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि ओम प्रकाश जी हों, सुनीता सिंह हों या बसपा का जो प्रत्याशी आने वाला है, अब ये कौन टिकट मिलता है, किसको प्रत्याशी बनाते हैं, अभी तो यही अधर में है। आगे आप एक अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज जी गाजीपुर आए थे और जैसा कि वो मोहम्मदाबाद गए थे और शहरमा डी भी गए, यहाँ पे किनवार स्तंभ का उन्होंने लोकार्पण किया। और जो उसके वंशज हैं राजेश राय और उनके भाई, बड़े भाई इंजीनियर अरविंद राय, तो अब फिर एक चर्चा हो रही है कि एलजी साहब यहाँ आएंगे और माँ कामाख्या का दर्शन करेंगे। 7 से 9 के बीच कार्यक्रम लग रहा है। तो क्या इसको आप सियासी नज़रिए से नहीं देख रहे हैं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी एलजी मनोज सिन्हा की ब्रांडिंग कर रही है? कहीं न कहीं दखल उनकी भी दिलाई जा रही है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनके मनपसंद, जैसा कि चर्चा है कि उनके भी पसंद और नापसंद का ख्याल शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। इस पे आप किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए बढ़िया सवाल है आपका। मनोज सिन्हा जी की अगर आप राजनीतिक परिदृश्य में बात करेंगे, तो वो एक ऐसे संवैधानिक पद पर हैं कि मुझे लगता है कि सीधा दखल तो उनका नहीं होगा। लेकिन सुनीता सिंह का टिकट पिछली बार ऐसा माना जाता है कि जब मनोज जी सांसद हुआ करते थे 2017 में, तो सुनीता सिंह जी का टिकट जो है वो मनोज सिन्हा जी की ही देन थी। और ऐसे में उनके पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं सिन्हा जी से, और सिन्हा जी को वो अपने क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में और दर्शन पूजन के लिए बुला रही हैं या सिन्हा जी जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिन्हा जी को जाना भी चाहिए, और जब सिन्हा जी यहाँ पे लोकसभा सदस्य थे तो उन्होंने काफ़ी अभूतपूर्व कार्य किए। जिस क्षेत्र में उनका मंत्रालय, रेल मंत्रालय था या कुछ भी था, तो उसमें उन्होंने बड़े काम किए। तो सिन्हा जी की छवि गाजीपुर की जनता के दिल में एक विकासवादी नेता की है, और भाजपा उसको प्रोजेक्ट भी करेगी। लेकिन वो एक संवैधानिक पद पर हैं, वो भी एक बात गौर करने लायक रहेगी कि सिन्हा जी कितना ज़्यादा उसमें पेन लेते हैं। अब रह गई बात कि सुनीता सिंह जी का अगर टिकट की बात करें, तो चर्चाओं में है कि इस वक्त जमानिया से सबसे शक्तिशाली भाजपा का कोई कैंडिडेट है तो सिटिंग एमएलए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस बार बहुत सारे सीटिंग एमएलए के टिकट कटना है। तो इसमें एक चर्चा ये भी मान के चल रहे हैं, जो एक विरोधी खेमा हर दल में होता है ना टिकट लेने से पहले, तो वो ये भी चर्चा कर रहा है कि पता नहीं वो टिकट पाएंगे कि नहीं पाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, ओम प्रकाश सिंह के समर्थक हैं, या बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि भाजपा अगर सुनीता सिंह को टिकट दे देती है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एंटी कॉम्बियंसी वाला जो सीन है वो सुनीता सिंह के खिलाफ आ सकता है। लेकिन अब ये तो भविष्य की गर्त की बात है, ये राजनीति की बात है, जनता किसको चाहेगी किसको नहीं चाहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि सुनीता सिंह एक सशक्त दावेदार है भारतीय जनता पार्टी से। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सदर में, सदर विधानसभा में राधे मोहन सिंह, जिन्होंने लोकसभा सांसद रहते हुए विकास की राह दिखाई और पहला ओवरब्रिज, रौजा ओवरब्रिज का निर्माण कराया। कभी रौजा से और शहर में आने के लिए लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी जब रेलवे क्रॉसिंग बंद हो जाती थी। उनका 2014 में टिकट काट दिया गया, फिर 19 में काटा गया। तो जिस ढंग से राधे मोहन सिंह चल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनको टिकट मिल सकता है सदर से? देखिए, राधे मोहन सिंह एक सौम्य व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, और हर आदमी की पहुंच उनके तक बहुत ही सरल व्यक्तित्व के हैं, इसलिए हर आदमी उनके यहाँ पहुंच भी जाता है। राधे मोहन सिंह का टिकट वो सदर विधानसभा से जहां तक उम्मीद है कि वो
लगे हुए हैं और उनसे कभी इस तरह की चर्चा तो नहीं हुई। लेकिन जो सुनने में आता है कि वो सदर विधानसभा से टिकट माँग रहे हैं और पूर्व सांसद हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, एक बड़ा नाम है समाजवादी पार्टी के। तो अब ऐसे में देखिए समाजवादी पार्टी किस तरह के चेहरे को उतारती है, क्योंकि सदर विधानसभा की सीट जो मेरा मानना है, जो राजनीतिक समझदार हैं वो भी ये मानते हैं कि ये समाजवादियों की सीट नहीं है। एक लाइन में आप बात समझिए। लेकिन इसी सीट से विजय मिश्रा, राजकुमार गौतम को एक क्लोज फाइट में हराए थे, ये भी सत्य है। और समाजवादी पार्टी ने उनको मंत्री बना के और जनता के बीच में पहली बार जीते हुए व्यक्ति को मंत्री बनाकर जनता का काम करने के लिए बीच में भी उतारा था। तो ये फैक्टर भी काम करेगा और आने वाले समय में देखिए क्या होता है। एक दूसरा एक नाम समाजवादी पार्टी में सदर में आ रहा है राजदेव सिंह का। राजदेव सिंह 2009 से 16 के बीच में एमएलसी रहे हैं बसपा कोटे से, बसपा से यहाँ से जीते हैं। उनका भी नाम आ रहा है, होर्डिंग पोस्टर लग गए हैं, उनके अखिलेश से बड़े अच्छे रिश्ते हैं। उनको आप कैसे देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी से एमएलसी थे और आजकल समाजवादी पार्टी में हैं। और दावेदार मैंने बताया ना कि एक विधानसभा से कई कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। चुनावी सीजन है, दावेदारों को आना भी चाहिए आगे। और जितने भी दावेदार जिनके पोस्टर लग जा रहे हैं, सब टिकट जिनको सबको मिल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। ये तो अब पार्टी तय करेगी, हम लोग तो केवल चर्चा कर सकते हैं। एक सबसे जो पूर्वांचल का ज्वलंत मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी परेशान है, समाजवादी पार्टी भी परेशान है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपना काफ़ी हद तक उस समस्या का निदान ढूंढ लिया है। यानी ओम प्रकाश राजभर, जो राजभर हैं पूर्वांचल के, जिस पर ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि ये इस पर हमारा एकाधिकार है। और कभी ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उन्होंने सरकार भी बनवाई। ऐसा उनका कहना है कि भाजपा का वनवास जो है हमने दूर किया। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं और कह रहे हैं कि उन अखिलेश को सीएम हम लोग बनाकर रखेंगे। तो इस हिसाब से हर विधानसभा में 10 से 15 हज़ार राजभर वोट प्रभावित करते हैं। जहाँ तक जहुराबाद की बात है, जहाँ से वो सिटिंग एमएलए हैं, वहाँ पे 60 से 65 हज़ार राजभर हैं। तो राजभर वोटों को किस तरह से आप देख रहे हैं और राजभर वोट कहाँ जाएंगे? क्या भाजपा अनिल राजभर को मैदान में उतार कर कुछ वोट ले पाती है या नहीं? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी पहले बसपा में थे, फिर बाद में उन्होंने अपना दल बना लिया और पिछले लगभग 2 दशक से वो अपने एक क्षेत्र में प्रयासरत हैं और उन्होंने एक बड़ा नाम और एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के साथ जो मेरी समझ में आता है, ये मेरा व्यक्तिगत है, कि उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि वो एक जाति विशेष के नेता हैं। उस छवि से उनको कभी उस चश्मे से जनता ऊपर नहीं उठा पाती। मैं उनके क्षेत्र में जहुराबाद विधानसभा में मैं गया था और मुझे याद आता है कि उनके क्षेत्र में मैं गया तो राजभर बिरादरी में लोगों का एक मलाल था कि वो क्षेत्र में ज़्यादा समय नहीं दिए और वो वहाँ के विधायक थे और जिस सरकार के साथ उनका अलायंस था, उसमें जो उनकी जाति के लोग जिनकी वो राजनीति करते हैं, वहाँ के लोगों को कई सरकारी योजनाओं से वंचित हैं वो आज भी। जैसे शौचालय वगैरह का होता है ना, अभी अनाज उनके जो है वो बहुत सारे लोगों तक उनके ही जो वोटर हैं नहीं मिला। तो उन्होंने अपने प्रयास से किया, लेकिन आप क्षेत्र के विधायक हैं, मंत्री रहे, मान लीजिए एक राजनीतिक समीकरण के चलते आप अलग हो गए, वो एक आपका अधिकार है। लेकिन जिस जनता ने आपको पहली बार विधायक चुना, उस जनता के प्रति आपको समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और उनका दावा है, वो इस तरह की राजनीति में हैं कि वो बिना किसी अलायंस के उनका कोई आज की डेट में वजूद भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं वो दावे भी करेंगे, लेकिन गाजीपुर और उसके अगल-बगल की जो 25-30 सीट हैं, वहाँ राजभर बिरादरी में 70% मुझे लगता है 60 से 70% राजभरों पर उनका प्रभाव है। क्या इस प्रभाव को भाजपा रोक पाएगी? प्रयास में है। अब तो देखिए क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये माना जाता है कि काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। अब उसमें उन्होंने अनिल राजभर और बहुत सारे बिरादरी के लोगों को लगा रखा है। अब चुनाव में देखिए क्या होता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर
जो हैं एक राजभरों में एक नेता उभर कर आए हैं और कोई दल उनको इतना पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि राजभर अपनी बिरादरी में एक बड़ा नाम हो चुके हैं। चलिए बहुत धन्यवाद। हम लोग विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे थे, फिर विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद हम और गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार बीनू सिंह जी फिर आप लोगों से दोबारा मिलेंगे। बहुत धन्यवाद।